नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत कुमार ओसा मेटल से। ये हमारी शिप रिसाइकलिंग सीरीज़ है, जिसमें ये तीसरा वीडियो है। अगर आपने पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखा है तो जाके पहले वो देखिए, तब जाके आपको समझ में आएगा कि इस वीडियो में मैंने क्या बताया है। चलिए इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जब शिप गवर्नमेंट और शिप इंपोर्टर के बीच में क्या डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता है इंडिया में शिप को लाने के लिए, वो चीज़ें मैंने आपको पूरी बताई थी। अब ये थर्ड वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि जब शिप ओनर के हैंडओवर हो जाता है फिर उसके बाद क्या प्रोसेस होता है। शिप ओनर शिप यार्ड में लाने के बाद स्क्रैप डिसमेंटलिंग करने के लिए, शिप को डिसमेंटल करने के लिए क्या क्या प्रोसेस होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पूरी देखना, पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए। अब इसमें क्या होता है कि शिप इंपोर्टर के हैंडओवर हो जाता है और इंपोर्टर शिप कटिंग के लिए शिप यार्ड में लेके आता है शिप को। फिर उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि वेसल बिल्कुल सिक्योर होना चाहिए कटिंग डिसमेंटलिंग के टाइम पे। उसके आसपास में दूसरी शिप्स खड़ी हों लेकिन उसकी डिस्टेंस मेंटेन हो, ताकि कटिंग करते टाइम वो कटिंग का जो स्ट्रक्चर है किसी के ऊपर ना गिरे। फिर इसके बाद इंजन रूम में डिसमेंटलिंग की जाती है प्रॉपर वेंटिलेशन के साथ, क्योंकि इंजन रूम में काफ़ी ऑयल सब रहता है, इसलिए इसको ओपन एरिया में कटिंग करना पड़ता है। उसके लिए जगह बनानी पड़ती है, उस पर काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है कटिंग करने से पहले। जो भी डिसमेंटलिंग का काम करेगा रजिस्टर्ड डीलर होना चाहिए उस यार्ड में। जो भी कटिंग करेगा, जो भी ठेकेदार वहाँ पे आएगा, उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसी को ये डिसमेंटलिंग का काम मिलता है शिप ओनर के पास। जो भी वेस्ट ऑयल, ग्रीस, अदर प्रकार का लिक्विड, कोई भी डिस्पोजेबल आइटम होता है, वेस्ट होता है, हैजार्ड में आता है ये, उस रिसाइकलर के पास लाइसेंस और रिफाइनरी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और अंडर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का इसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी वो उसमें डिसमेंटलिंग कर सकता है। और भी फिर इसका एक फॉर्मेलिटी होती है, जो रजिस्टर्ड जो इतने वेंडर्स होते हैं उनके पास यहाँ से उनके पास भी एनओसी जो ओनर होता है शिप ओनर वो देता है, जिसमें होता है SPCV, जिसमें स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रहता है। उसके बाद AERB, PESO। जब शिप कटिंग स्टार्ट हो जाती है तब कुछ एजेंसीज होती हैं जिनका पूरा नज़र होती है शिप कटिंग पे, जैसे SPCV पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ये रहता है, AERB, PESO कस्टम ऑफिसर्स टाइम पर इंस्पेक्शन करते रहते हैं। सारी गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है और टाइम पे अगर कोई इसको फॉलो नहीं करता है उस वेंडर का ये रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देते हैं और पेनल्टी के साथ पूरा पेमेंट लेते हैं। शिप कटिंग प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले रिसाइकलर को शिप रिसाइकलिंग फैसिलिटी में मैनेजमेंट प्लान सबमिट करना पड़ता है। कैसे इसका स्ट्रक्चर वो डिसमेंटल करेगा, पहले कौन सा पार्ट डिसमेंटल करेगा, फिर किस पार्ट पे जाएगा, फिर उसका पूरा स्ट्रक्चर आपको जो रिसाइकलर होता है वो उसको पूरा देना पड़ता है। तो ये था पूरा कि किस प्रकार से आप जो शिप ओनर है उसको क्या क्या रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ता है, और जो वो किसी को देगा शिप काटने के लिए, डिसमेंटल करने के लिए, क्योंकि हर कोई बिजनेस में एक दूसरे को काम देता है पेटी पे। तो उसी प्रकार से इसके पास ये लाइसेंस होने चाहिए, उसी को ये काम दे सकता है जो वहाँ पर रजिस्टर्ड होगा जहाँ पे कटिंग एरिया है। फिर अब इसके बाद इंपोर्टर शिप ओनर और इंडियन वेंडर्स कैसे इसको कटिंग प्रोसेस में लाते हैं। तो जब शिप इंपोर्ट होकर शिप यार्ड में आता है उसके बाद एंकर करवाया जाता है और ये गवर्नमेंट से क्लियरेंस होता है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है पहले और दूसरे वीडियो में। इसके बाद क्या होता है, गवर्नमेंट का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका होता है, उसके बाद जो शिप ओनर होता है वो शिप को लगाता है। लगाने के बाद वहाँ पे जितने भी रजिस्टर्ड उसके पास वेंडर्स होते हैं उनको ये शिप काटने का काम देता है, जिसमें सबसे पहले आता है कैबिन क्रू को मटेरियल को डिसमेंटल करने का काम और शिप को इंजन से रिमूव करने का काम, फिर आयरन स्ट्रक्चर को कटिंग पार्ट बाई पार्ट करने का। जब ओनर कटिंग करके सारा माल कटिंग और डिसमेंटल कर देता है, फिर शिप ओनर डिसमेंटल किया हुआ सारे माल का ऑक्शन करता है। जैसे कि स्टील वाला स्टील परचेज कर लेता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम वाला इलेक्ट्रॉनिक आइटम परचेज करता है, फर्नीचर वाला फर्नीचर खरीदता है। इंजन जैसे कई बार क्या होता है कि बहुत छोटे छोटे इंजन में होते हैं, बड़े भी इंजन होते हैं, तो इंजन वाले जो मटेरियल खरीदते हैं इसका। फिर फेरस कटिंग करने वाले फेरस का माल ले जाते हैं, नॉन फेरस वाले नॉन फेरस ले जाते हैं, जिसमें कॉपर, केबल्स, ब्रास और भी कई प्रकार के नॉन फेरस आइटम रहते हैं, वो सब परचेज करते हैं। अलग अलग ये सारे जो डीलिंग होती है ये एज अ ऑक्शन होता है वहाँ पे। जो मटेरियल रेस्क्यू
वाला होता है उसको पहले से रेस्क्यू कर लिया जाता है और फिर उसको मार्केट में बेच दिया जाता है। फेरस एंड नॉन फेरस मटेरियल सबसे ज़्यादा रोलिंग मिल में मेल्ट किया जाता है, सबसे ज़्यादा ये रोलिंग मिल वाले से खरीदते हैं, जिसको वो रिसाइकिल करके स्टील बार, इनगोट बिल्ड्स, प्लेट्स, एंगल्स में कन्वर्ट करके रीसेल के लिए मार्केट में बेच देते हैं। एक नॉर्मल शिप वेसल में कम से कम 5,000 से लेकर 10,000 मेट्रिक टन मटेरियल रिकवर होता है। लगभग ये एक अनुमान है, हर शिप का अलग अलग वेटेज होता है। तो ये एक अनुमान था कि 5,000 से लेकर 10,000 मटेरियल रिकवर होता है, वो भी आयरन के रूप में। बाकी अदर मटेरियल अलग तरीके से रिकवर होते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा इन्फॉर्मेशन कि एक शिप कैसे एंट्री होता है, उसमें क्या डॉक्यूमेंटेशन है, क्या प्रोसेस है, इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने दी हुई। और जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है ये पूरा रिसर्च किया हुआ मेरा है, ठीक है। ये पर्सनली मैंने रिसर्च किया हुआ है, जाकर रिसर्च किया, उनसे मिलकर रिसर्च किया है। तो आप इसको वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। अगर किसी को कोई भी दिक्कत आती है या किसी को समझ में नहीं आता है तो मुझे मेल कर सकता है, और कोई भी डील करना चाहता हो और मैं से बिजनेस रिसाइकलिंग बिजनेस से रिलेटेड कोई भी कंसल्टेंसी लेना चाहता हो तो वो मुझे मैसेज कर सकता है, मैं उसको पूरा कोऑपरेट करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स अपना कीमती वक्त देने के लिए, और आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू।